हेलो दोस्तों। शहर के पुराने मोहल्ले में जहां डरावनी गलियां, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और मिट्टी से बने भवन थे, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में गोपी अपनी माँ के साथ रहती थी। यह परिक्षेत्र आम लोगों का था, जहां गरीबी की छाया हर घर पर मंडराती थी, लेकिन लोगों के हृदय में फिर भी धैर्य और संतोष था। गोपी की आयु 21 साल थी। वह सुंदर, सुशील और मेहनती कन्या भी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें ऐसी लगती थी जैसे उनमें कई कहानियां छुपी है। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन अब्बा ने उन्हें सच्चाई से कोसों दूर कर रखा था। उसकी माँ सुदेश देवी मोहल्ले की औरतों के लिए कपड़े सिलती थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने घर का गुजारा करती थी। गोपी भी अपनी माँ का हाथ बटाती, घर के काम करती और जब भी उसे समय मिलता अपने पिता की पुरानी किताबों को पढ़ती। गोपी बेटा, बेटी, जरा पानी ला दे, बहुत प्यास लगी है, सुदेश देवी ने कहा। गोपी ने जल्दी से लोटे में पानी भरा और माँ को दे दिया। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन जब भी गोपी उन्हें देखती वह मुस्कुरा देती। माँ, आज बाजार जाना है, कुछ सामान लेना है। बेटी देखो, अगर थोड़ा सस्ते में मिल जाए तो खरीद लेना, पैसे संभाल कर खर्च करना। हम अमीरों की तरह नहीं जो हर दिन सोने चांदी से खुले खेले। सुदेश देवी ने मुस्कुराकर कहा। गोपी भी मुस्कुरा दी, लेकिन दिल के किसी कोने में गरीबी का दर्द था। शहर के दूसरे छोर पर एक महल था। यह राजकुमार प्रताप का महल था, जो अपने राजसी जीवन से उगता गया था। उसकी उम्र 27 साल भी थी। वह लंबा, सुंदर और हष्ट पुष्ट गबरू जवान था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। महल में सब कुछ था, नौकर चाकर, सुनहरी दीवारें, हीरे जवाहरात, लेकिन प्रताप की अंतरात्मा को कभी शांति नहीं मिली। उसे इस नकली दुनिया से नफरत थी। उसे अमीर और गरीब में अंतर करना पसंद नहीं था। वह अक्सर अपने महल से बाहर निकलकर शहर की असली दुनिया को देखने चला जाता। प्रताप, तुम फिर से महल से बाहर जाने का सोच रहे हो? उसकी रानी माँ ने कड़े स्वर में पूछा। माँ, मुझे सोने के पिंजरे में बंद नहीं रहना, प्रताप ने गुस्से से कहा। बेटा, तुम्हारी शान और वैभव की ही तो हमारी पहचान है। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। मगर माँ, क्या मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं? क्या मैं अपना जीवन अपनी इच्छा से नहीं जी सकता? रानी माँ चुप हो गई। उन्होंने अपने बेटे को देखा, जिसने अपनी आंखों में एक अजीब सा दुख छुपा रखा था। उस शाम हल्की बारिश हो रही थी, बाजार में भीड़ थी। गोपी अपनी माँ के लिए आटा और सब्जी लेने आई थी। वह सामान लेकर वापस जाने लगी। तभी एक तेज रफ्तार घोड़ा उसके पास से गुजरा और उसकी टोकरी से सारा सामान गिर गया। यह क्या कर दिया? गोपी गुस्से से पलटी। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था, लंबा, गोरा, नीली आंखें और राजसी अंदाज। उसने गोपी को देखा और झुक कर उसका सामान उठाने लगा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने कोशिश की थी कि तुम्हें चोट ना लगे, लड़के ने विनम्र स्वर में कहा। चोट तो नहीं लगी, लेकिन तुम्हारे कारण मेरी सारा सामान गिर गया, गोपी ने गुस्से में कहा। मैं उसकी भरपाई कर सकता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता, मैं खुद उठा सकती हूँ। गोपी ने जल्दी से सामान उठाया और वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा। लड़का अभी भी वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। गोपी घर आ गई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही अजनबी लड़का आ रहा था। कौन था वह? उसने खुद से सवाल किया। दूसरी ओर प्रताप भी पहली बार किसी लड़की से इस तरह डांट खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था। वह पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिला था जो उसे एक राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति की तरह देख रही थी। अगले दिन गोपी फिर बाजार गई। वहां उसे वही लड़का फिर से दिखाई दिया। क्या तुम फिर से मेरा रास्ता रोकने आई हो? गोपी ने कहा। नहीं, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकते हो। लेकिन इस बार गोपी के स्वर में नफरत नहीं थी। प्रताप ने धीरे से कहा। मेरा नाम प्रताप है, और तुम्हारा? गोपी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर चली गई।
लेकिन प्रताप समझ गया कि यह पहली और अंतिम भेंट नहीं थी। प्रताप अब अक्सर बाजार जाने लगा और हर बार वह गोपी को वहां देखता, धीरे धीरे गोपी का दिल भी प्रताप की ओर झुकने लगा। लेकिन गोपी को अभी भी यह नहीं पता था कि वह एक राजकुमार है। प्रताप और गोपी की भेंट अब आम हो चुकी थी। प्रताप हर रोज किसी न किसी बहाने से बाजार जाता और गोपी से मिलने की कोशिश करता। कभी वह सब्जी वाले से मोलभाव करती दिखती, तो कभी किसी गरीब बच्चे को कुछ खाने को देती। एक दिन जब वह एक गरीब औरत को खाना दे रही थी, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम हमेशा दूसरों के लिए इतना सोचती हो। गोपी ने मुड़कर देखा, प्रताप मुस्कुरा रहा था। अगर भगवान ने हमें हाथ दिए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी, गोपी ने जवाब दिया। प्रताप ने उसकी बातों में गजब की सादगी और अच्छाई देखी थी। उसकी ये सोच आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। तो तुम भी दूसरों के लिए जीती हो? हाँ, मैं यही मानती हूँ कि जब तक हम किसी और के काम ना आए तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं। प्रताप उसकी बातें सुनकर हैरान था। एक गरीब लड़की की इतनी बड़ी सोच, शायद यही चीज उसे गोपी की ओर आकर्षित कर रही थी। महल में वातावरण धीरे धीरे बदल रहा था। रानी माँ को यह भनक लग चुकी थी कि उनका बेटा रोज महल से बाहर जाता है और किसी लड़की से मिलता है। क्या हो रहा है प्रताप? तुम रोज रोज बाहर क्यों जा रहे हो? रानी माँ ने कठोर स्वर में पूछा। माँ, मैं सिर्फ शहर घूमने जाता हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें एक आम लड़की से बातें करते देखा है। प्रताप चुप हो गया। उसकी माँ की आवाज में गुस्सा था, लेकिन दिल में डर भी। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारी शादी भी किसी राज परिवार की लड़की से होगी। एक गरीब लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। माँ, लेकिन वह अलग है। उसकी सोच अलग है। वह मानवता के लिए जीती है, मगर वह तुम्हारी योग्य नहीं, रानी माँ ने कहा और वहां से चली गई। प्रताप समझ गया कि अगर यह आगे बढ़ा तो यह सरल नहीं होगा। गोपी अब तक नहीं जानती थी कि प्रताप कौन है। वह बस उसे एक अच्छा और सच्चा इंसान समझती थी। एक दिन मोहल्ले में अचानक राजसी घोड़े और सैनिकों का आना हुआ। पूरे बाजार में हलचल मच गई। लोगों ने दूर से देखा, राजकुमार प्रताप अपने असली राजसी वस्त्रों में था। गोपी की आंखें फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसे वह अपना दोस्त समझती थी, वह एक राजकुमार था। क्या यह वही प्रताप है? प्रताप गोपी के पास आया, लेकिन आज गोपी की आंखों में वह लगावपन नहीं था, बल्कि एक अजनबीपन था। तुमने मुझसे झूठ बोला, गोपी ने गुस्से में कहा। नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं कहा, मैंने बस तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई, प्रताप ने सफाई दी। लेकिन क्यों? तुम्हें क्या लगा कि यह गरीब लड़की सच्चाई को नहीं समझ पाएगी? प्रताप ने उसकी आंखों में दुख देखा। गोपी, मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं। मैंने बस सही समय की प्रतीक्षा की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। राजकुमार गोपी वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सा दुख था। गोपी अब प्रताप से मिलने से बचने लगी। वह जानती थी कि गरीब लड़की और एक राजकुमार का मिलन असंभव था, लेकिन प्रताप इतनी सरलता से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गोपी से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार गोपी उसकी उपेक्षा कर देती। गोपी, मुझसे बात करो। एक दिन प्रताप ने उसे रास्ते में रोक कर कहा, अब बात करने को बचा ही क्या है? गोपी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर। मेरे लिए तुम सिर्फ गोपी हो, मगर तुम्हारी दुनिया तुम्हें मेरे साथ कभी नहीं रहने देगी। प्रताप, यह सच्चाई है और इससे तुम बदल नहीं सकते। प्रताप पहली बार खुद को लाचार महसूस कर रहा था। प्रताप की मां ने अब अपनी शक्ति बढ़ा दी थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि प्रताप का विवाह जल्द से जल्द किसी राजसी परिवार की लड़की से कर दिया जाएगा। राजकुमार, तुम्हारा विवाह राजा महिपाल सिंह की बेटी से निर्धारित हो चुका है। प्रताप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं यह विवाह नहीं करूंगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा सत्ता से अधिकार छीन लिया जाएगा।
प्रताप अब कठिनाई में फंस चुका था। या तो वह अपने प्यार के लिए लड़ता या अपने राज्य अधिकार को बचाता। गोपी को जब यह समाचार मिला कि प्रताप का विवाह निर्धारित हो गया है, तो वह अंदर से टूट गई। मुझे पता था कि यही होगा। गोपी ने निश्चय किया कि अब उसे अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने वह शहर छोड़ने का फैसला किया। माँ, हमें शहर से चले जाना चाहिए। यहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। सुदेश देवी ने अपनी बेटी की आंखों में दुख देखा। बेटी, यह प्यार कभी सरल नहीं होता, लेकिन क्या तुम इसे अपने इतनी सरलता से छोड़ सकती हो? माँ, अगर मैं रुकी तो मेरा दिल और टूट जाएगा। गोपी ने अपना सामान बांध लिया और उसी रात शहर छोड़ दिया। गोपी के जाने के बाद प्रताप की दुनिया निरस हो गई थी। उसने जब सुना कि गोपी अब इस शहर में नहीं है, तो उसके दिल में अजीब सा वीराना छा गया। महल में हर कोई उसके विवाह की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन प्रताप के लिए सब निरर्थक था। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त आर्य ने उससे पूछा, राजकुमार, आप इतने चुप चुप क्यों रहने लगे है? क्या आपने सच में इस विवाह को स्वीकार कर लिया? प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आर्य, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वह अभी इस शहर में नहीं है और मैं यह विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे विवश किया जा रहा है। तो फिर आप चुप क्यों बैठे हो? अगर आपका दिल कहता है कि यह गलत है, तो आपको इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। आर्य की बातों ने प्रताप को झंझोर दिया। उसे लगा कि वह अपने प्यार को इतनी सरलता से छोड़ने की गलती कर रहा है। गोपी और उसकी माँ अब एक दूसरे शहर में आ चुके थे। यहाँ पर उनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर नए जीवन का आरंभ करने की कोशिश की। गोपी अब भी दिन भर अपनी माँ के साथ कपड़े सिलने में सहायता करती और रात को अपनी पुरानी यादों में खो जाती। माँ, क्या प्रेम हमेशा पराजित हो जाता है? गोपी ने दुखी स्वर में पूछा, बेटी, प्रेम पराजित नहीं होता, बस इसके लिए लड़ने का साहस हर किसी में नहीं होता। सुदेश देवी ने प्यार से कहा। गोपी मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में प्रताप की यादें अब भी जीवित थी। महल में मेहमानों की चहल पहल थी। रानी माँ ने हर जगह विवाह की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन विवाह वाले दिन प्रताप ने एक बड़ा निर्णय ले लिया। जब पंडित जी ने वर वधु को फेरों के लिए बुलाया, तो प्रताप ने आकर एक पल के लिए सबको देखा और फिर ऊंची आवाज में कहा, मुझे यह विवाह स्वीकार नहीं है। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। रानी माँ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम होश में तो हो? यह तुम क्या कह रहे हो? रानी माँ ने गुस्से से कहा, हाँ माँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे हृदय को सही लगता है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ गोपी है। प्रताप ने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी प्रकार से गोपी को ढूंढ कर रहेगा। उसने अपने मित्र आर्य को अपने साथ लिया और दोनों ने गोपी को ढूंढना शुरू कर दिया। आर्य, हमें हर जगह जाना होगा। अगर मैं अपने प्रेम के लिए खड़ा नहीं हुआ तो मैं खुद को कभी अक्षमा नहीं कर पाऊंगा, प्रताप ने कहा। शहर शहर भटकने के बाद अंततः उन्हें एक संकेत मिला। क्या तुमने एक ऐसी लड़की को देखा है जो बहुत अच्छी सिलाई करती हो? एक दुकानदार ने कहा। हाँ, यहाँ एक लड़की कुछ समय पहले रहने आई है जो बहुत अच्छा काम करती है। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रताप को विश्वास हो गया कि यह गोपी ही है। रात का समय था। गोपी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और चांद को देख रही थी। अचानक उसे घोड़े की पैरों की आवाज सुनाई दी। वह उठी और देखा, प्रताप सामने खड़ा था। प्रताप और गोपी की आंखों में आंसू आ गए। गोपी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गोपी ने अपनी आंखें झुका ली, मगर प्रताप, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। नहीं गोपी, अब कोई अंतर नहीं है। मैंने अपने राजसी पहचान को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है।
गोपी की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ सकते हो? मैंने पहले ही छोड़ दिया है। अब बस तुम्हारी हाँ की प्रतीक्षा है। प्रताप ने गोपी को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस शहर लेकर आया। जब वह महल पहुंचे तो रानी माँ उन्हें देखकर हैरान रह गई। तो तुम इसे वापस ले ही आए? उन्होंने गुस्से से कहा। प्रताप ने सिर झुका दिया। माँ, अगर आप चाहे तो मुझे इस महल से निकाल सकती है, लेकिन मैं गोपी को नहीं छोड़ सकता। रानी माँ ने गोपी को देखा। उसकी आंखों में सादगी और सच्चाई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे यह विवाह स्वीकार है। महल रोशनी से जगमगा रहा था। राजकुमार प्रताप और गोपी का विवाह पूरे शहर के लिए एक उदाहरण बन गया था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह गरीब दर्जी की बेटी अब इस महल की रानी बन चुकी है। लेकिन गोपी के लिए सब आसान नहीं था। वह भले ही अब महल में थी, लेकिन उसकी सादगी, उसकी शालीनता अब भी वैसी ही थी। शादी की पहली सुबह गोपी अपने कमरे में थी जब एक पुराने नौकर ने उसके लिए नाश्ता लाने से इनकार कर दिया। हमें गरीब लड़की की सेवा करने की आदत नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। गोपी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसे अपने प्रेम और अच्छे स्वभाव से इन सब का दिल जीतना होगा। रानी माँ भले ही शादी के लिए मान गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक गोपी को पूर्ण रूप से स्वीकारा नहीं था। एक आम लड़की हमारी राष्ट्रीय परंपराओं को नहीं समझ सकती, उन्होंने अपनी सहेली से कहा, जो वही महल में रहती थी। आपको उसे रोकना होगा रानी माँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह धीरे धीरे पूरे महल को अपने वश में कर ले। सहेली ने आग में घी डालते हुए कहा। और फिर शुरू हुई गोपी के विरुद्ध षड्यंत्रों की एक नई कहानी। गोपी को धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि महल में हर कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। एक दिन महल की रसोई में मेहमानों के लिए खाना बन रहा था। रानी माँ ने गोपी से कहा, अगर तुम इस महल की असली बहू बनना चाहती हो तो हमें अपनी योग्यता दिखाओ। यह खाना तुम्हें खुद बनाना होगा। गोपी ने बिना किसी संकोच के हाँ भी भर दी। उसने पूरे दिल से खाना बनाया, लेकिन जब खाना परोसा गया तो एक महिला बेहोश हो गई। इस खाने में जहर है, किसी ने चिल्लाकर कहा। पूरा महल सनसनी से भर गया। रानी माँ ने गुस्से से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की इस महल के योग्य नहीं है। गोपी के लिए यह बहुत बड़ा आरोप था। प्रताप वहां पहुंचा और बोला, गोपी कभी ऐसा नहीं कर सकती, इसमें जरूर कोई षड्यंत्र है। लेकिन महल के नियम कठोर थे, अगर गोपी दोषी सिद्ध हुई तो उसे महल छोड़ना पड़ेगा। गोपी ने खुद को निर्दोष सिद्ध करने का निश्चय किया। उसने रसोई के सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं था। फिर उसे महल की एक पुरानी सेविका से पता चला कि सहेली ने खुद रसोई में जाकर खाने में कुछ मिलाया था। गोपी ने यह बात प्रताप को बताई। अगर यह सच है तो हमें इसे सिद्ध करना होगा, प्रताप ने कहा। महल में एक गुप्त सभा बुलाई गई, जहां सभी उपस्थित थे। गोपी ने सहेली को चुनौती दी, अगर आप निर्दोष है तो इस खाने को खुद खाकर दिखाइए। सहेली डर गई और पीछे हट गई। सच स्वयं ही सबके सामने आ गया। रानी माँ ने पहली बार अनुभव किया कि गोपी सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक समझदार और साहसी लड़की थी। इस घटना के बाद धीरे धीरे महल के लोग गोपी को अपनाने लगे। जहाँ पहले नौकर उसकी बात नहीं मानते थे, अब वह उसे रानी माँ की तरह सम्मान देने लगे थे। एक दिन रानी माँ खुद गोपी के पास आई और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम इस महल की असली रानी बनने के लिए योग्य हो। गोपी की आंखों में आंसू आ गए। प्रताप ने उसे प्यार से देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर प्रेम सच्चा हो तो सारी कठिनाइयां स्वयं ही समाप्त हो जाती है। गोपी मुस्कुरा दी। महल में अब सब कुछ बदल चुका था। गोपी जिसे कभी यहाँ आने का अधिकार भी नहीं था,
अब इस राजसी परिवार की बहू और होने वाली महारानी बन चुकी थी। महल के लोग जो कभी उसका विरोध करते थे, अब उसका सम्मान करने लगे थे। रानी माँ जिन्होंने उसे स्वीकारने में सबसे ज्यादा समय लिया था, अब खुद उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। गोपी, तुमने सिद्ध कर दिया कि एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ तुम एक राजसी परिवार की असली उत्तराधिकारी भी हो। रानी माँ ने प्यार से कहा। गोपी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने निष्पक्ष प्रेम और शालीनता से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन जब सब कुछ ठीक लगने लगा था, तभी महल में एक नया तूफान आने वाला था। प्रताप और गोपी को इस महल में आए 8 महीने हो चुके थे और महल में हर कोई खुश था। लेकिन एक रात अचानक गोपी के कमरे में एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुमने यह महल नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को खो दोगी। गोपी यह पढ़कर डर गई। उसने यह बात सबसे छिपा ली थी, लेकिन उसके दिल में डर कर कर गया। गोपी ने खुद इस रहस्य की सच्चाई को जानने की ठानी। रात को वह छुप कर महल की पिछली गलियों में जाने लगी। वहां से उसने देखा कि सहेली किसी अनजान व्यक्ति से भेंट कर रही थी। अगर गोपी महल में रही तो इस पूरे राज्य की महारानी बन जाएगी, तो फिर हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। उस आदमी ने कहा। गोपी ने यह सब सुन लिया। उसे समझ आ गया कि षड्यंत्र अब भी जारी था। गोपी ने प्रताप को सारी बात बताई। बहुत हो गया, मैं अब उस सहेली को और सहन नहीं कर सकता। प्रताप गुस्से से बोला। उसने सहेली को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हमारे जीवन में पहले भी विष घोलने की कोशिश की थी और अब भी वही कर रही हो, लेकिन इस बार तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सहेली घबरा गई। मुझे क्षमा कर दे राजकुमार, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हें यह महल छोड़कर जाना होगा, और अगर तुमने फिर से कोई चाल चली तो इसकी सजा और भी कठोर होगी। इसके बाद प्रताप और गोपी को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने पूरे राज्य के लिए नई नीतियां बनाई, गरीबों की सहायता की और एक नया इतिहास लिखा। कुछ साल बाद गोपी और प्रताप के घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। हमारा नन्हा राजकुमार हमारे प्रेम की सबसे सुंदर निशानी है, प्रताप ने गोपी से कहा। गोपी ने अपने बेटे को गोद में लिया और सोचा, कभी मैं एक गरीब लड़की थी जिसे इस महल में आने का अधिकार तक नहीं था, लेकिन आज मेरा बेटा इस महल का उत्तराधिकारी है। शायद भाग्य के लिखों को कोई मिटा नहीं सकता। गोपी ने अपने प्रेम और धैर्य से यह सिद्ध कर दिया कि इंसान की पहचान उसके आचरण से होती है, न कि उसकी प्रतिष्ठा से। आज वह सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि इस राज्य की सबसे ताकतवर और सबसे योग्य महारानी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।